प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से कलम हैदराबाद के इस सत्र में मैं मानसी मलिक फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोलकाता स्थित प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य, कला और संस्कृति के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में समर्पित एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है। वर्तमान में फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और विदेश के 30 से अधिक शहरों में संचालित हो रही हैं। फाउंडेशन अपने कार्यक्रमों के बलबूते कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों और समाज की अन्य शख्सियतों के बीच एक ऐसे मंच के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है जहां ये सभी अपने प्रशंसकों, कला प्रेमियों और साहित्य प्रेमियों से न केवल सीधे मिलते हैं बल्कि खुले दिल से संवाद भी करते हैं। हमारे ऐसे कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है जिसमें कलम के अलावा एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज़, आखर, किताब और पोथी जैसी कई बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम शामिल हैं। हमें खुशी है कि कलम हैदराबाद के आज के इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं आज के दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी लेखक गीत चतुर्वेदी जी। आपने 11 पुस्तकें लिखी हैं जिसमें 2 छोटे उपन्यास संग्रह जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉवेल्स भी कहते हैं और 3 कविता संग्रह शामिल हैं। श्री चतुर्वेदी जी 27 नवंबर 1977 को मुंबई में पैदा हुए और लेखन जगत में तेज़ी से अपना मुकाम बनाया। आपके चाहने वाले पाठक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपका कविता संग्रह न्यूनतम में हिंदी में बेस्ट सेलर सूची में लंबे समय तक बना रहा। नए कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर को भी हिंदी जगत में खूब सराहना मिली। यह संकलन साल 2019-20 की सर्वश्रेष्ठ किताबों की सूची में शामिल था। चतुर्वेदी जी की रचनाओं के अनुवाद अब तक करीब 22 देशी विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। आपकी मशहूर कृति सिमसिम के अंग्रेज़ी अनुवाद को अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेन अमेरिका का पेन होम ट्रांसलेशन ग्रांट भी मिला है। ऐसे सम्मान पाने वाले यह महज दूसरे भारतीय कथाकृति हैं। आपकी कई रचनाएं अमेरिका के 6 विश्वविद्यालयों में प्रकाशनों में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थाओं ने आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में बताया है। कथा लेखन के लिए ये सैयद हैदर रज़ा फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, कथा के लिए कृष्ण प्रताप पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप से सम्मानित हैं। अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कामकाज की सूची काफ़ी लंबी है। इसलिए अब मैं और अधिक समय न लेते हुए चतुर्वेदी जी से चर्चा के लिए एहसास वुमेन इंदौर उन्नति सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। तो अब आराम से बैठिए और इस बातचीत का आनंद उठाइए। धन्यवाद। क्योंकि अब हमारे साथ गीत चतुर्वेदी जी हैं यहाँ पर, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि इतनी सुंदर ये किताब अधूरी चीज़ों के देवता, इसका शीर्षक ही इतना लाजवाब है। सुन के कितना कौतूहल होता है मन में कि इसके अंदर क्या होगा, उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या सोच कर लिखा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करती हूँ इसकी। आपने इस किताब का नाम अधूरी चीज़ों के देवता क्यों रखा? अधूरेपन से आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और कलम को, एहसास वुमेन को बहुत शुक्रिया कहता हूँ। यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों को देख करके मुझे जो खुशी मिल रही है उसके लिए भी आप सबकी मौजूदगी के लिए आप सबको शुक्रिया कहते हुए आभार प्रकट करता हूँ। और एक सवाल की तरफ इशारा है। पहला सवाल ही अधूरेपन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे फैज़ की वो 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आगे भी है अभी जी। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। काम और इश्क दोनों को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मेरा फैज़ का, दुनिया के तमाम फ़िलासफ़र्स का, दुनिया के तमाम आला दर्जे के कवियों का, शायरों का ये मानना है कि हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते।
हमारा जीवन दरअसल पूरा होने का एक भ्रम देता है, लेकिन हम एक अधूरा जीवन जी रहे होते हैं। हमारी सारी कहानियाँ अधूरी होती हैं। हो सकता है कि मौत आ जाए, लेकिन मौत का अर्थ ये तो नहीं होता कि हमारी कहानी रुक गई। सदियों पहले कालिदास लिख करके कालिदास का निधन हो गया, लेकिन क्या कालिदास की कहानी पूरी हो गई है? लैला और मजनू की दास्तान ख़त्म हुए सदियों हो गए हैं, उनका जीवन खत्म हुए सदियों बीत गया, लेकिन क्या उनकी कहानी पूरी हुई है? बिल्कुल नहीं पूरी हुई है। इसीलिए अधूरी चीज़ें, हमारा पूरा जीवन अधूरी चीज़ों से बना हुआ है। और एक बात, ये तो बड़ी फिलॉसॉफिकल उस तरह की बात हो गई, एक सच बात जो भीतर की बात वो ये है कि मैं परले दर्जे का आलसी हूँ। लोगों को वादा कर देता हूँ कि ये काम मैं पूरा कर दूंगा और उसे पूरा नहीं करता हूँ। तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे अधूरे कामों का संग्रह है। मैंने कई सारे उपन्यास अधूरे लिखे हुए हैं, कई सारी मुलाकातें मेरी अधूरी हैं, क्योंकि वो वादों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। मैंने वादा कर दिया लेकिन किसी से मिला नहीं। तो उस अधूरेपन को कहीं ना कहीं शब्द देने की कोशिश में जो है इस किताब की रचना हुई। और अरुंधति रॉय की किताब का शीर्षक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसका हिंदी अनुवाद था मामूली चीज़ों का देवता। मुझे लगा मैं इतना अधूरा काम करता हूँ, तो अधूरी चीज़ों का देवता तो मैं खुद हूँ। तो बस वहीं से ये थॉट आया था, अधूरी चीज़ों का देवता, वो यहाँ पर परिवर्तित हो गया। इतना इसमें खूबसूरत हो सकता है अधूरापन, मैंने कभी सोचा नहीं। हम सब खूबसूरत अधूरे लोग हैं। जी, तो जब भी मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि शुरू में आपने जो 2 चैप्टर हैं आपके, जो निबंध के रूप में आपने लिखे हैं, जिसमें बिल्लियों के बारे में है, बहुत खूबसूरत सी एक नूरू बिल्ला जिसमें आपने उसके बारे में बताया है। और जो सेकंड चैप्टर था जो भुजंग जी के बारे में था, जो कि मराठी के बहुत माने हुए कवि रहे हैं, और उनके साथ आपका जो जिस तरह का संबंध था उसको आपने जिस तरह से जीवन किया, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम आपके बीच बैठे हुए हैं, आप दोनों के बीच बैठे हुए हैं। इतना सुंदर लिखा है आपने उसको। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि क्योंकि ये दोनों जो निबंध हैं आपके, ये लॉस के ऊपर है। लॉस बताया गया है इसमें, काफ़ी चीज़ें जो खो गई, छूट गई, उसके बारे में बताया है। तो इसमें आपसे मेरे को ये पूछना है कि आपके लेखन में मृत्यु या लॉस जो है उससे आप इतने ज़्यादा क्यों प्रभावित हैं, या आपने क्यों इसको लिखा है ज़्यादा? हाँ, ये एक बहुत मृत्यु बहुत आकर्षित करती है, ऑब्सेस करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, दुनिया के तमाम कलाकार हैं, कहीं न कहीं मृत्यु के साथ उनका एक ख़ास रिश्ता होता है, क्योंकि वो कविता या कहानी या कला में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो मृत्यु को चुनौती दे रहे होते हैं। कविता या कहानी हमें अमर बना देती है। यदि हम किसी कविता या कहानी या चित्र या फिल्म के किरदार बन गए तो भले हमारा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन हमारी कहानी चलती रहती है, हम अमर बने हुए रहते हैं। वह है ना कि कवि बड़े ही जादूगर किस्म के होते हैं, अगर वो किसी को अपनी कविता के भीतर जगह दे दें तो वो अमर हो जाता है। कहीं ना कहीं ये मौत के साथ की गई एक प्रतिस्पर्धा है। तो मेरे भीतर भी मृत्यु को लेकर एक ऑब्सेशन ऐसा होता है, और मौत जो है वो एक अनसुलझी गुत्थी है। न साइंस सुलझा पाया, न फिलॉसफी सुलझा पाई है। मुझे लगता है कहीं न कहीं कलाओं ने, लिखी हुई कलाओं ने, बनाई हुई कलाओं ने, आपके शब्दों में आपने लिखा है कि नींद क्या है? मृत्यु का दैनिक अभ्यास है। बहुत प्यारा लिखा नींद है। मृत्यु का दैनिक अभ्यास। इसी से जुड़ी हुई बात मुझे ख्याल आई है कि एक छांदोग्य उपनिषद का एक किस्सा है छोटा सा, कि एक बार क्या हुआ, तब तक देवताओं को उनकी अमरता मिली नहीं थी, समुद्र मंथन हुआ नहीं था। मृत्यु जो है देवताओं के पीछे पड़ गई। देवता जहां जाएं वहां मृत्यु उनके पीछे पीछे। आखिर अब देवता बचेंगे कैसे? तो देवताओं ने खुद को छंदों के भीतर जाके छिपा लिया। छंद मतलब पोएट्री, छंद मतलब कविता। जो संस्कृत का शब्द है छंदस। छंदस का मतलब है खुद को आवृत कर लेना, खुद को ढक लेना, खुद को छिपा लेना, आवरण में कर लेना। छांदस, आच्छादित कर लेना।
तो देवताओं ने खुद को छंदों में छिपा लिया। तो छांदोग्य उपनिषद का जो ऋषि है उस श्लोक का, वो कहता है कि ये जो छंद है वो इन देवताओं को एक बुरी मृत्यु से बचा लेगा। यानी पोएट्री इन देवताओं को बुरी मृत्यु से बचा लेगी। तो जब देवताओं को वो बचा सकती है तो हम लोग तो मनुष्य हैं। तो पोएट्री हम इंसानों को एक ख़राब मौत से, एक ख़राब मौत क्या हो सकती है कि आपको मरने के बाद आपका सबसे प्यारा भी याद न करे। इससे ख़राब मौत और क्या होगी। कविता, अगर हम कविता के भीतर हैं, कविता से जुड़े हुए हैं, कविता से दोस्ती की हुई है हमारी, तो संभवतः हम उस खराब मृत्यु से बचे रह सकते हैं। बहुत गहरी बात आपने कही है, क्योंकि मृत्यु की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा एक चरित्र हमें याद आया जो सबको हंसाता था, चार्ली चैपलिन। हाँ। और आपने जो उनका अनुवाद किया, उनके बारे में बताया, और आपने उस शुरुआत में बोला था कि आई डोंट हेट लव स्टोरी, आई लव लव स्टोरी। आपका ये एक वाक्य था उसमें। तो क्या आप प्लीज़ यहाँ कुछ बताना चाहेंगे? चार्ली चैपलिन मेरा चाइल्डहुड हीरो है। मतलब बचपन में, उस ज़माने में मुझे याद है कि हर रविवार की सुबह 9 या 10 बजे दूरदर्शन पे चार्ली चैपलिन की फिल्में ख़ास तौर पर दिखाई जाती थी। वहाँ से मैंने चार्ली चैपलिन को देखना शुरू किया। और ये मैं बता रहा हूँ 91-92 का, उस ज़माने में ये VHS कैसेट्स भी इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। मुंबई रहता था मैं, और चार्ली चैपलिन का कलेक्शन ढूंढने के लिए मैंने कई सारे जो वीडियो पार्लर्स हैं उनके यहाँ चक्कर मारे थे। खूब एक बड़ा सा कलेक्शन मैंने बना लिया था। और जब मैं 19 साल का हुआ, चैपलिन के प्रति मेरे भीतर एक ख़ास किस्म की दीवानगी थी। जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, तुम इतना चैपलिन करते हो, क्यों नहीं इस पर एक किताब लिख दो। तो मेरी पहली किताब जो है वो चार्ली चैपलिन पर लिखी गई है। और उनका जो प्रेम संबंध है, 3 दिनों वाला प्रेम संबंध। चार्ली चैपलिन बिल्कुल नौजवान थे, लंदन में रहते थे, थिएटर करते थे, और उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो जिस थिएटर में वो काम करते थे वहाँ पर हैटी केली नाम की एक लड़की भी काम करती थी। और चैपलिन को लगा कि शायद ये मुझसे प्यार करती है, और वो शायद वो प्यार करती थी या शायद नहीं करती थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। लेकिन 3 दिनों तक चार्ली चैपलिन हैटी केली से मिलते रहे और उन्हें एक जगह खाना खिलाने भी ले गए। लेकिन जैसा कि चार्ली चैपलिन के साथ होता है कि उनकी सारी कहानियाँ अंततः एक ट्रैजिक कॉमेडी में तब्दील हो जाती हैं। ये कहानी भी तब्दील हो गई थी। तो बट उसमें आपने जो सबसे सुंदर बताया था कि जो एटी कैली थी, उन्होंने इतना प्रभावित किया था उनको कि उनकी जितनी भी नायिकाएं थी, जिसमें भी काम किया, वो सारी उन्हीं से प्रेरित थी। उनका चलना, बोलना, आंखें मटकाना, सब कुछ आपने उसमें बताया। बिल्कुल, ये पहला प्यार है। चार्ली चैपलिन का पहला प्यार हैटी केली था। वो आने वाले अपने तमाम प्रेम संबंधों में हैटी केली को खोजते रहे। ऐसी हम सब के जीवन में भी होता है। हम सब अपने जीवन में पहली बार जिससे आकर्षित होते हैं, आगे चल कर के उसी को दूसरे तमाम लोगों में ढूंढते रहते हैं। क्योंकि हम दरअसल कई बार जो है इंसानों से कम और उनकी छवियों से अधिक प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो हम उस छवि को जो है, तमाम, हमारे लिए हर इंसान आईना होता है और हम उसके भीतर अपनी मनपसंद छवि को ढूंढते हैं। अगर वो मनपसंद छवि मिल गई तो हमें वो इंसान अच्छा लगता है, नहीं मिली तो हम कहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा। और हमारी ये जो ढूंढने की प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल जी, अच्छी बात क्योंकि है। कई बार हम प्रेम को इतना ढूंढते हैं कि वो सामने से गुजर भी जाता है, तभी भी पहचान नहीं पाते। क्योंकि ढूंढने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, पहचानने का क्षण हमारे पास बहुत मुश्किल से आता है। बहुत ऐसी बात की जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये जो किताब हमने पढ़ी आपकी अधूरी चीज़ों का देवता, इस किताब में बहुत सारी कहानियों, बहुत सारे लेखकों का उल्लेख है। और ऐसा लगता है कि जैसे सबको मिला जुला करके कुछ उनके द्वारा कही गई बातें, कुछ उनके द्वारा जी गई बातें आपने अपने शब्दों में यहाँ पर लिखी हुई हैं इसमें। तो ये आपने ये भी कहा कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ये आपने वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर। तो ये कैसा सम्मिश्रण है, ये कैसे संभव है कि हम सब लोगों को लेकर के, सारे लेखकों को लेकर के एक्सटेंडेड फैमिली को बना लें और उससे प्रभावित होकर के कुछ लिखें? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी जो पूरी राइटिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी एक्सटेंडेड फैमिली के प्रभाव से निकलती है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अब मैं अकेला अपने आप इस धरती पर तो आकर गिर नहीं गया था, मुझे किसी ने रचा है। मुझे रचने वाले मेरे माता पिता हैं। मैं अपने माता पिता की कृति हूँ और मैं अपने माता पिता की अनुकृति भी हूँ।
यानी मैं उनके जैसा दिखता हूँ, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरा बोलना, ये सब उनके जैसा है। तो जैसे एक इंसान के माता पिता होते हैं, वैसे ही आपकी रचनाओं के भी माता पिता होते हैं। आपकी रचनाएं अपने पूर्वज रचनाकारों की रचनाओं के साथ संवाद कर रही होती हैं। जैसे मैं प्रेमचंद के बारे में बात करूं, प्रेमचंद हिंदी में लिखते थे, लेकिन जब हम प्रेमचंद को बहुत गौर से पढ़ते हैं तो प्रेमचंद चेखव और टॉल्स्टॉय के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी रचनाएं सीधे उनके साथ जुड़ती हैं। यहाँ मार्केस को पढ़ते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े नॉवलिस्ट माने जाते हैं, तो मार्केस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे यहाँ हमें विलियम फॉकनर दिख रहे हैं, यहाँ हमें कैफका दिख रहे हैं, यहाँ हमें कामों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। हम अपनी रचनाओं के भीतर लगातार दूसरों के साथ संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। हमारी रचनाएं मोनोलॉग नहीं होती हैं, वो डायलॉग होती हैं। मोनोलॉग हम सिर्फ अपने आप से करेंगे, डायलॉग में हमें हमेशा दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है। इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा होगा। इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा, वो दूसरा व्यक्ति भी चाहिए होगा। वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? एक होगा मेरा सेल्फ, एक होगा अदर, एक होगा मेरी अपनी राइटिंग, एक होगी मेरे फेवरेट राइटर्स की राइटिंग। इस पे आपने अपनी किताब में अर्धनारीश्वर का बहुत अच्छा जिक्र किया है। हाँ, शिव और पार्वती। शिव पार्वती से वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जो सिर्फ उनको ही सुनाई जाए, पर क्योंकि गण ने बाहर सुन ली, उसने अपनी बीवी को सुनाई और इस तरह से औरों तक भी चली गई। तो उसमें आपने जो अंत में जो उसकी आपने सारांश हुआ है जब उसमें, तो उसमें आपने बताया है कि शिव ही अंदर, एक पार्ट उनका शिव था, एक पार्वती, तो वो खुद को ही सुना रहे थे उस हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमेशा सेल्फ और अदर दोनों हमारे भीतर होते हैं। ये ऋग्वेद कहता है ना कि तुम कौन हो? तो मैं ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये उपनिषदों की पंक्ति है। तो जो मैं हूँ यानी जो नरेटर है वही जो है ऑडियंस है, जो राइटर है वही जो है रीडर है, जो बजा रहा है म्यूज़िक, जो बजा रहा है वही जो है उसे सुन रहा है। तो ये जो अद्वैत है, ये जो नॉन ड्यूअलिज्म है कि ये सब के सब एक ही होते हैं। और किसी भी रचना के जीवन में ना सबसे महत्वपूर्ण पल वो होता है जब ये दूरियां मिट जाएं, जब लेखक और पाठक के बीच की दूरी मिट जाए, जब बजाने वाला और सुनने वाला के बीच की दूरी मिट जाए। हम मोत्सार्ट या बेथोवन या शोपां या ए.आर. रहमान या आर.डी. बर्मन को क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि ये हमारे उस दूरी को ख़त्म कर देते हैं, हमें एक बना देते हैं। सेल्फ और अदर कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो चीज़ है, ये एक संवाद, ये एक डायलॉग हमारा अपने पूर्वजों, दूसरे रचनाकारों के साथ होता है। तो वही आपने किताब में बताया कि शब्द और संगीत कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। हाँ। और आपको पसंद भी बहुत है संगीत। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो कविता या गद्य दोनों कैसे, इन दोनों में आप सहज कैसे हैं? आप कविता में भी उतने ही सहज मैंने पाया आपको, उतना ही गद्य में भी पाया, क्योंकि इस किताब में एक सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर है जिसके बारे में मैं भी बात करूंगी आपसे, और मुझे लगता है यहाँ जितने भी श्रोता यहाँ बैठे उनको बहुत पसंद आएगा। इस क्वेश्चन के बाद उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी बस आपसे ये जानना चाहेंगे, कविता या गद्य दोनों कैसे हैं, कैसे आप सहज हैं इसमें? दोनों के बीच जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक मैं पकड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए चाहे वो कविता हो चाहे वो गद्य हो, मैं तो तलाश रहा हूँ म्यूज़िक। तो मुझे दोनों के भीतर म्यूज़िक दिखता है, तो इसलिए वो सहजता अपने आप आ जाती है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरा पहला प्यार कविता या कहानी या पोइट्री नहीं थी, बल्कि पहला प्यार म्यूज़िक था। मुंबई में बांद्रा में मेरा कॉलेज था और हम लोग अपने बहुत सारे दोस्त में वहाँ पर गिटार ले कर के सड़क पर जो एसवी रोड है उस पर डिवाइडर पर बैठ करके हम गाने बजाया करते थे उस ज़माने में। तो वो 16-17 की उम्र में जो है मेरी चाहत थी कि मेरा अपना एक रॉक बैंड हो, अपना आपका लुक भी थोड़ा रॉक बैंड टाइप का है। लुक्स तो डिसिप्टिव होते हैं। तो खैर, तो वो म्यूज़िक जो है मैं अपनी रचनाओं के भीतर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर वो बोलने में मिल जाए तो मैं कविता और कहानी छोड़ के बोलना शुरू कर दूँ। अगर वो म्यूज़िक मुझे चुप रहने में मिल जाए तो मैं हफ्तों तक चुप रहूँ, हफ्तों तक उस मौन को धारण करके रखूँ। मुख्य चीज़ है म्यूज़िक। आदि शुरुआत में संगीत है,
जीवन के अंत में संगीत है, और बीच की जो ये पूरी यात्रा है, इसे हम साहित्य का नाम दे दें, इसे हम पेंटिंग का नाम दे दें, इसे हम जो चाहें सो नाम दे दें। संगीत है वो होना चाहिए, क्योंकि जब ध्वनि बरसती है, आप सुन रहे हैं कुछ और ध्वनि बरस रही है, तो फिर मैं शब्दों से गीला होने लगता हूँ। मेरे भीतर शब्द जो हैं वो फिर गीले होकर बाहर आते हैं। संगीत में ही आपका पूरा नाम है, गीत हाँ, पीछे ही चल रहा है आपका, चिपका हुआ है बिल्कुल से। तो नेचुरली संगीत से आपका हाँ, प्रेम होना बहुत लाजमी है। और ये जो हमारी किताब है अधूरी चीज़ों का देवता, इसमें कविता, कहानी, निबंध, हर चीज़ आपने लिखी है, और इसमें अपने यादों के फूल बिखेरे हैं। आपकी बहुत सारी यादें हैं इसमें जो आपने संजोई हैं और लिखी हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें लेखन का स्मृति से क्या रिश्ता होता है? हम जो भी कुछ लिखते हैं दरअसल वो सब कुछ स्मृति होता है। हमारा पूरा साहित्य दरअसल एक विशाल नॉस्टैल्जिया है। हम जब भविष्य के बारे में भी बात कर रहे होते हैं तो उस बातचीत का आधार हम स्मृति को बनाते हैं, और स्मृति के साथ कल्पना का मिश्रण करते हैं, और कल्पना के भीतर यथार्थ का मिश्रण करते हैं। एक आप लोगों की अनुमति से एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं इस पुस्तक के रूप में। मेरे लिए स्मृति, कल्पना और यथार्थ क्या है? ये एक किताब है। हम अनुमान लगाते हैं, फर्ज करते हैं कि ये साहित्य है। इस किताब में घुसने के 3 रास्ते हैं। या तो हम यहाँ से घुस सकते हैं, या तो हम यहाँ से घुस सकते हैं, या फिर यहाँ से घुस सकते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं घुस सकते हैं। अगर हमने यहाँ से घुसने की कोशिश की तो हम इस किताब को फाड़ देंगे, और अगर ये किताब फट गई तो ये किताब नहीं कहलाएगी, ये कागज़ का पुलिंदा कहलाएगी। साहित्य इस किताब की तरह है। ये जो पहला दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है स्मृति। हम साहित्य में स्मृति के रास्ते प्रवेश करते हैं। ये जो दूसरा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है कल्पना। हम साहित्य में कल्पना के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तमाम चीज़ों की कल्पनाएं करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। ये तीसरा दरवाज़ा है स्वप्न। हम साहित्य में स्वप्न के माध्यम से प्रवेश करते हैं। अज्ञेय ने एक जगह लिखा है कि कितनी सारी कविताएं उन्हें जेल में सपने में नजर आई थी, उठ करके वो उस सपने को नोट कर देते थे। काफ्का की जो सबसे मशहूर कृति है मेटामॉर्फोसिस, वो उन्होंने सपना देखा था। एक रात को उन्होंने सपना देखा था कि वो एक कीड़े में तब्दील हो गए हैं, और 5 साल बाद उन्होंने उस सपने को कहानी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम या तो स्मृति से प्रवेश करते हैं, या कल्पना से प्रवेश करते हैं, या स्वप्न से प्रवेश करते हैं। ये है यथार्थ। यथार्थ के माध्यम से हम साहित्य में प्रवेश नहीं करते, लेकिन यथार्थ के माध्यम से हम स्मृति, कल्पना और स्वप्न, इन तीनों को पकड़ के रखते हैं। अगर यथार्थ पकड़ के नहीं रखेगा तो ये तीनों अपनी अपनी दिशाओं में भाग जाएंगे। स्मृति को पकड़ने के लिए स्मृति अनियंत्रित होती है। अगर मैं अभी अपनी दादी को याद करना शुरू करूं तो वो एक अनंत प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन एक यथार्थ मुझे पकड़ के रखेगा कि नहीं, अभी 20 मिनट में कार्यक्रम खत्म करना है। अगर मैं कल्पनाओं में लग जाऊं और अपनी प्रेयसी की कल्पना, उसकी सुंदरता की कल्पनाओं में तमाम बड़े बड़े वाक्य बोलूं तो समय का भान ही नहीं रहेगा। यथार्थ हमें पकड़ के रखता है। तो स्मृति, कल्पना, स्वप्न, इन तीनों के माध्यम से साहित्य की रचना यथार्थ की निगरानी में करना, यथार्थ के कंट्रोल में करना, ये मेरे जीवन का साहित्यिक स्वप्न है, जिसी को पूरा करने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। जी ज़रूर, क्योंकि स्वप्न जो भी देखते हैं उसको देखने के बाद हमारे विचार कुछ अलग तरह के हो जाते हैं और हम उसी में लीन भी हो जाते हैं बिल्कुल काफ़ी समय के लिए। तो यहाँ बात सपनों की हो रही है तो एक बड़ा सुंदर सा शब्द है आपकी किताब में, मधुकरी करना।
मधुकरी। जी, मधुकरी करना। जब मैंने उस शब्द को पढ़ा तो बहुत देर तक हम सोचते रहे कितना सुंदर शब्द है, कैसे निकाल के लाए हैं आप इस शब्द को, और वो भी आपने बौद्ध धर्म के लिए उसको यूज़ बौद्ध। किया है। उसको जहाँ पर प्रयोग किया गया वहाँ पर बौद्ध के बारे में और संघमित्रा महेंद्र के बारे में और पुष्यमित्र शंखु के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हैं उसके अंदर, जो जो चैप्टर आपने किया है। तो इसके बारे में श्रोताओं को ज़रूर बताइए कि मधुकरी करना आपके हिसाब से क्या चीज़ होती है। मधुकर, संस्कृत में मधुकर मतलब भंवरा, मतलब बी, बम्बल बी या किसी भी किस्म की बी को जो मधु बनाने का काम करते थे वो मधुकर, वो बीज। तो बुद्ध कहते थे जब तुम याचना करने जाते हो भिक्षु बनकर तो उसे भिक्षाटन मत कहो, उसे कहो तुम मधुकरी करने जा रहे हो। जैसे एक मधुमक्खी दुनिया के तमाम फूलों पर बैठती है, कोई भेदभाव नहीं करती, वो उस फूल को चुनती है जिसके भीतर मधु बनाने की, रस बनाने की क्षमता हो, वो उस पर बैठती हो, लाल हो, पीला हो, बैंगनी हो, इस प्रजाति का हो या उस प्रजाति का, कोई भेदभाव नहीं करती, वो वहाँ से रस चुन करके लाती है और मधु बनाती है। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे भिक्षुओं, तुम भी हर दरवाजे पे जाओ, जहाँ से तुम्हें रस मिले ले लो और यहाँ आकर अपना शहद बनाओ। मुझे लगता है ये चीज़ साहित्य में बहुत सटीक बैठी। मुझे लगता है एक लेखक का जीवन इससे बहुत प्रभावित होना चाहिए। कोई भेदभाव मत करो, तुम हिंदी भी पढ़ो, तुम उर्दू भी पढ़ो, तुम स्पेनिश भी पढ़ो, तुम जर्मन भी पढ़ो, तुम राइट विंग को भी पढ़ो, तुम लेफ्ट विंग को भी पढ़ो, तुम आर्टिस्ट को भी पढ़ो, तुम नॉन आर्टिस्ट को भी पढ़ो, तुम अपने दोस्तों को भी पढ़ो, अपने दुश्मनों को भी पढ़ो। जो लोग तुम्हें बहुत प्रभावित करते हैं उनको भी पढ़ो, और जो लोग तुम्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उनको भी पढ़ो। हो सकता है 5 साल बाद अच्छे लग जाएं। हाँ, तो मधुकरी करो, सबको पढ़ो और अपने हिस्से का मधु जमा करो। लेखक को इस तरह से मधुकरी करनी चाहिए जैसी बुद्ध 2500 साल पहले सिखा करके गए। ये वो चीज़ है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। और आपने प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि जो अपने भीतर बीत चुका है उसको महसूस करना और महसूस करते ही रहना, यही प्रेम होता है। बहुत अच्छा आपने लिखा। मुझे लगता है बहुत लोग इससे रिलेट करते हैं हाँ। चीज़ों को। तो आपके हिसाब से प्रेम क्या है? ये तो आपने लिखा है, मैंने पढ़ लिया, बट मैं कुछ और परिभाषा भी जानना चाहूँगी आपसे। जी। मैंने बहुत सारा प्रेम किया है जीवन में, और प्रेम पर बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, लेकिन मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि प्रेम क्या है, क्योंकि बाकसम प्रेम परिभाषाओं से दूर है। प्रेम जानने या समझने की नहीं, प्रेम अनुभव करने की चीज़ है। जैसे इस दुनिया में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। उसी तरह प्यार की सबकी डेफिनेशन अलग होगी। कोई जो है वो इस चीज़ में प्यार ढूंढेगा, कोई उस चीज़ में प्यार ढूंढेगा, किसी को यहाँ प्यार मिलेगा। ये चाहिए। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को प्यार नहीं दे पाते, मिस वाई को लगता है कि इनसे कभी प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन वही मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को प्यार दे देते हैं, क्योंकि प्यार एक कॉम्बिनेशन है। H2O, हर H2 को पता होना चाहिए कि उसके हिस्से का O कहाँ है, तो H2O मिलकर के पानी बन जाएगा। जिसकी किस्मत में वो दूसरा हिस्सा आ जाता है, उसको प्यार मिल गया, उसने प्यार को महसूस कर लिया। बाकी डेफिनेशंस तो सब अपने हिसाब से, अपना सबका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस है। हाँ, उसी तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक और शब्द आया श्रुतधर। हाँ, हाँ, जो कुछ भी चल रहा है, देखता है या सुनता है, उसको अक्षरशः याद रहता है पूरा। श्रुतधर होता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा श्रुतधर आया? नहीं, मेरे जीवन में तो कोई श्रुतधर नहीं है, लेकिन पहले मैं श्रुतधर का मीनिंग बता दूं मौजूद दोस्तों को। ये भी संस्कृत का एक शब्द है और एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। श्रुत मतलब जो सुना, धर मतलब धारण किया। जो भी एक बार सुन लिया उसको हमेशा के लिए याद कर लिया। श्रुतधर। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत विद्वान होते थे। ऐसा कहते हैं कि कालिदास श्रुतधर थे,
सुन लेते थे तो याद कर, मतलब जब कालिदास बनने के बाद, जी, क्योंकि पहले कालिदास तो का वो तो जिस टहनी पे बैठे थे उसी हाँ को काट हाँ, रहे थे। तो कालिदास के 2 जीवन है ना, जी। तो पुराने वाले जीवन में तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब कालिदास बन गए तो वो श्रुतधर हो गए। जैसे श्रीहर्ष संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं, कालिदास के बाद उनका नंबर आता है, जिनकी किताब बड़ी फेमस है नैषधीय चरितम, वो श्रुतधर थे। विद्याधर नाम के कवि थे, हरिहर नाम के कवि थे, श्रुतधर थे। ये पुरानी किताबों में, संस्कृत के स्क्रिप्चर्स में ये कॉन्सेप्ट मिलता है। अब तो खैर श्रीहर्ष जी के भी जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी माँ का श्री योगदान था। हाँ श्रीहर्ष के जीवन माँ का बड़ा योगदान था, और उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे मान्यता पाने के लिए। उनके साथ एक छोटा सा किस्सा जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपनी किताब लिखी नैषधीय चरितम और कन्नौज के राजा को जाकर के दिखाई। राजा ने कहा मैं कैसे मानूं कि ये अच्छी कृति है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। कश्मीर में पला पला राजा के मंदिर में साक्षात माँ सरस्वती बैठती हैं, जाओ उनसे अप्रूव करा के लाओ। तो श्रीहर्ष जो है कश्मीर पहुँच गए। अब वहाँ राजा के दरबार में उनको घुसने को मिले ही ना, परसों बीत गए। ब्यूरोक्रेसी इतनी प्रगाढ़ थी कि वो राजा के दरबार में घुस ही ना पाए। श्रीहर्ष के पास के सारे पैसे खत्म हो गए, वो कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के गुजारा करने लगे। नदी के किनारे बैठ के एक दिन अपने कपड़े धो रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 औरतें लड़ रही हैं, और वो इतना भयानक तरीके से लड़ने लगी कि एक दूसरे के बाल पकड़ के एक दूसरे का सिर फोड़ने लगी। राजा के सिपाही आ गए, दोनों औरतों को उठा के लेके गए, राजा के सामने पेशी हुई। दोनों औरतों ने कहा ये गलत है, इसने बोला नहीं ये गलत है। राजा ने कहा अच्छा वहाँ कोई चश्मदीद गवाह था क्या? तो दोनों ने कहा हाँ एक पंडित बैठा हुआ था चोटी बना करके, पंडित को पकड़ के लाओ। और पंडित को पकड़ के लाए। राजा ने पूछा पंडित से, कवि से, श्रीहर्ष से, क्या मामला था? श्रीहर्ष ने खटाखट खटा, क्योंकि श्रीहर्ष श्रुतधर थे। उन्होंने एक बार जो दोनों की लड़ाई सुन ली, उन तो याद हो गई ज़बानी। उन्होंने पूरा का पूरा एकदम फिल्म की तरह नैरेट कर दिया। पहले इसने ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला। राजा ने मामला निपटा दिया, क्लियर हो गया। अब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें इतना सब कुछ याद रहता है? तब श्रीहर्ष ने बताया 10 साल पहले कन्नौज से आया था, अपनी किताब आपको दिखाने आया था। आपके दरबार में इतनी ब्यूरोक्रेसी है, कोई आप तक पहुंचने ही नहीं देता। तब राजा ने जो उनको यथा योग्य आदर सत्कार दिया और सरस्वती जी के पास किताब लेकर गए। कहने का मतलब यह है कि मेमोरी, स्मृति, देखिए पूरा साहित्य हमारी स्मृति से संचालित होता है। स्मृति किताब के अंदर भी होती है और स्मृति किताब के बाहर भी हमारी मदद करती है। तो ये श्रुतधर होने का फ़ायदा उनको मिला। मेरे जीवन में कोई श्रुतधर नहीं आया, शायद ही अगर आपके जीवन में आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद आपके बगल में बैठा हुआ है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक श्रुतधर के बगल में बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जब हमने मृत्यु के बारे में पढ़ा, आपने काफ़ी लिखा है, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं हाँ, उनसे हाँ, प्रभावित लिखा है आपने। जी। इसमें लिखा जहाँ मन लगे वहीं रहना। आपने उसके ऊपर पूरा एक जो अपना चैप्टर लिखा है वो बहुत खूबसूरत है। तो हम चाहेंगे आप अपने शब्दों में बताएं उसके बारे में, अगर तो सबको सुन के अच्छा लगेगा। ये जहाँ मन लगे वहाँ रहना। अच्छा, जहाँ मन लगे, मैं इसको पढ़ दूँ? जी पढ़ लीजिए। हाँ। जब तुम मर छोटा। जाओगे। बहुत अच्छा लिखा है। ऋग्वेद, जैसे अभी मृत्यु के बारे में बात हो रही थी, संसार का महान साहित्य मृत्यु के बारे में लिखा गया है। और जिन संस्कृतियों में मृत्यु को लेकर के एक गहरी और परिपक्व समझ थी, उन संस्कृतियों का साहित्य दूसरों के मुकाबले बेहतर होता चला गया। ऋग्वेद एक बहुत बड़ी किताब है जिसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है, उसके 10वें मंडल में मृत्यु को लेकर बहुत सुंदर श्लोक हैं, सूक्त हैं। उन्हीं में से कुछ सूक्तों से प्रभावित होकर के ये छोटी सी 5-6 लाइनों की कविता है वो लिखी गई थी। और लिखने के पीछे ये था कि ठीक उन्हीं दिनों मैंने अपने पिता को कोविड के कारण खो दिया था। तो वो जो पूरा लॉस है, वो मृत्यु की ताज़ा स्मृति है कि मैंने अपने पिता को भी खोया है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, लोग ऐसे मर रहे थे।
उन सारी स्मृतियों के वशीभूत होकर, ऋग्वेद से प्रभावित होकर ये 5 पंक्तियां लिखी थी। कहीं न कहीं पिता को संबोधित है ये। जब तुम मर जाओगे, सूर्य में समा जाएगी तुम्हारे नेत्रों की ज्योति, तुम्हारी सांसें अपने जैसी हवाओं को खोज उनसे दोस्ती करेंगी और खामोशी से उनमें घुल जाएंगी। नक्षत्रों की नोक पर पतंग की तरह अटकी तुम्हारी आत्मा पूरे पूरे दिन अपने आधे अधूरे दिनों को याद करेगी। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर, तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर या पानी में या प्रकाश पे पड़ते अंधकार के छींटों में, जहां भी लगे तुम्हारा मन तुम वहां रहना। और अगर कहीं न लगे मन तो लौट आना एक नया रूप लेकर। क्या बात है, और बहुत अगर सुंदर। कहीं न लगे मन तो लौट आना एक नया रूप लेकर, औषधि बन के उगना तुम वनस्पतियों के भीतर, विराट के भीतर सूक्ष्म बनकर उगना और सूक्ष्म के भीतर विराट बन के रहना। बहुत सूक्ष्म के भीतर बहुत विराट बहुत बन के सुंदर रहना। जी। इतना आपने कितना गहरा सोचा होगा जब इसको लिखा होगा। बहुत सुंदर लिखा बहुत है। धन्यवाद। और जब बात पत्तों की आई तो मुझे याद आया, आपने बड़ा अच्छा लिखा है कि पत्ते क्या है, आईना है और वो भगवान के भेजे हुए जासूस हैं। हाँ। मतलब कोई ऐसे कैसे रिलेट कर सकता है पत्तों को, वो भी आईने से, भगवान के भेजे हुए जासूस, कि जब भी हम मिलन की सोचते हैं वो जुदाई भेज देते हैं पहले से। बहुत अच्छा आपने लिखा बहुत इसमें। शुक्रिया, धन्यवाद। बट अब हम अब मेरा जो फेवरेट है हाँ, आपकी बिल्कुल, किताब प्लीज, का, प्लीज, प्लीज, क्योंकि प्लीज। हर व्यक्ति का एक अपना फेवरेट होता है, जो है आपका डायरी के फुटकर पन्ने, जिसका शीर्षक आपने दिया है। और इसमें बहुत खूबसूरत आपने लिखा है, क्योंकि डायरी वो चीज़ होती है जहाँ हम कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ। डायरी वो चीज़ जहाँ बहुत ईमानदार होते हैं कुछ भी लिखते समय। आपने भी उतनी ईमानदारी से लिखी है डायरी? हाँ। अब कम से कम यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ। जी। तो उसमें एक आपने जो 4 लाइन लिखी है बड़ी सुंदर है, तो मैं चाहूँगी आप पढ़ें उनको, क्योंकि आपका जो ओज है वो बहुत अरे अच्छा है। अब मुझे बताएं कौन सी लाइन है? ये वाला, प्रेम में कुछ छिपा ले जाना राजनीति है। पॉलिटिक्स पन्ना? सबको बहुत पसंद है मुझे लगता। पन्ना नंबर है 79। 79, जी। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, ये 4 पंक्तियाँ हैं और बहुत रियलिस्टिक पंक्तियाँ हैं, क्योंकि अगर इनको पढ़ करके सोचा जाए और अपने आसपास के उदाहरणों को देखा जाए तो लगेगा कि हाँ, ये रियलिज्म है। प्रेमी से कुछ छिपा ले जाना राजनीति है। प्रेमी से बहुत सुंदर कुछ छिपा ले जाना राजनीति है और अपने प्रिय कवियों की सूची बनाना राजनीति है। जो प्रेम मैं तुमसे कर चुका हूं उसे तुम भी अब मुझसे छीन नहीं सकती। जो प्रेम मैं तुमसे कर चुका हूं उसे तुम भी अब मुझसे छीन नहीं सकती। इस पंक्ति का उच्चारण करना राजनीति है। इस पंक्ति का उच्चारण करना राजनीति है। बहुत ही सुंदर लिखा आपने। शुक्रिया। और इसमें आपने एक और अपनी हैंडराइटिंग में मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, आपने हाँ, लिखा हाँ। हुआ है जहाँ आपने लिखा है, जाने देना भी प्रेम है, लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये- लिखी है, क्योंकि इतना दूर तक नहीं सोच पाता कोई। जाने तो देते हैं लोग पर लौटने पर शामिल नहीं करते। उसके पीछे लॉजिक है जी उसमें। बताइए। ये है, और लॉजिक भी उसी में इम्प्लिसिट, उसी में घुसा हुआ है। 3 पंक्तियां हैं। समंदर एक ऐसा प्रेमी है जो सबसे ज्यादा क्षमा से भरा हुआ है। समंदर एक ऐसा प्रेमी है जो सबसे ज्यादा क्षमा से भरा हुआ है। वो हर पल खुद से दूर जाने वाली लहरों को क्षमा करता है और वापस अपने में शामिल कर लेता है। जाने देना भी प्रेम है, लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। बहुत सुंदर। किसी दिन इसके ऊपर कोई गाना ना लिख दे, ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर लिखा है। और आपने एक जगह अचंभे के बारे में भी लिखा कि अचंभा क्या है, कला का मित्र है। जितनी क्यूरियोसिटी होगी उतनी आर्ट आपकी फ्लरिश होगी। तो अपनी आदतों से सवाल करो, अपने अचंभों से जवाब मांगो। हाँ हाँ हाँ,
ये लाइन आपने जब लिखी तो आपने क्या सोचा? ये पेज नंबर है 85। मैंने आपकी पूरी बुक पढ़ी हुई है, हाँ। पूरी अंडरलाइन है, आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है। मुझे ही नहीं मिल रहा है। 85। 85 नंबर। हाँ, ये दरअसल ना बालकनी में मैं खड़ा था और उगते हुए सूरज को देख रहा था। मैं एक बात बताऊं, मैं उगते हुए सूरज को मैंने अपने जीवन में गिने चुने बार देखा है, क्योंकि मैं तो उठता ही नहीं हूँ। मैं रात को देर तक काम करता हूँ और सूरज उगने से ठीक पहले सोने चला जाता हूँ। तो और मतलब आपकी किताब मैं इसलिए पढ़ पाई क्योंकि मैंने हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम किया है। वाह वाह, क्या बात है। तो एक दिन ऐसे ही संजोग से मैं बालकनी में खड़ा होकर उगते हुए सूरज को देख रहा था और मैंने सोचा ये सुंदर है, ये पूरा दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन ये सूरज रोज उगता है, तो क्या ऐसी सुंदरता रोज हमारे जीवन में आती है? और अगर सुंदरता ऐसी रोज हमारे जीवन में आती है तो हम इस सुंदरता को महसूस क्यों नहीं कर पाते? और मेरे जैसे जाहिल कम अक्ल लोग इस सुंदरता को नज़रअंदाज करके सो क्यों रहे होते हैं? तो ये एक चीज़ जो समझ में आई थी कि वह उसका जवाब इसी में है। जी। सुबह हर रोज़ होती है, अमूमन हम उसे एक रूटीन की तरह, एक आदत की तरह देखते हैं। जिस दिन उसे एक अचंभे की तरह देखते हैं, एक एस्टॉनिशमेंट की तरह, जिस दिन उसे हम एक अचंभे की तरह देखते हैं, उस दिन हमारे भीतर कला पैदा होने लगती है, क्योंकि आदत कला की शत्रु है। तुमको जिस चीज़ की आदत लग जाएगी उस चीज़ में आर्ट खोजना बंद कर दोगे। तो आदत कला की शत्रु है, अचंभा कला का मित्र है। जो चीज़ें हमें अचंभित करती हैं हमें उसमें कला मिल जाती है। तो एक काम करो, अपनी आदतों से सवाल करो और अपने अचंभों से जवाब मांगो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी फिलॉसफी है इसके अंदर, कंप्लीट फिलॉसफी। शुक्रिया। जैसे आपने प्रेम के बारे में भी उनके दो पैर बताए। प्रेम के दो पैर होते हैं, हाँ, स्मृति और विस्मृति। हाँ 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 तो वो आपने क्या सोचा उसमें? हाँ, प्रेम के दो पैर होते हैं, प्रेम के दो पर होते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी तमाम, जैसे प्रेम है, जैसे नफरत है, जैसे दुश्मनी है, इस तरह की चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते। आपको एक सेल्फ चाहिए और एक अदर चाहिए, एक करने वाला चाहिए, एक जिससे किया जाए वो चाहिए, एक आँच चाहिए और एक उस आँच में तपने वाला चाहिए। क्योंकि अगर तपने वाला अनुपस्थित है तो आँच के होने का पता भी नहीं चलेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा हो जाएगा। तो स्मृति और विस्मृति, हम दोनों के सहारे प्रेम करते हैं। अगर हमने सब कुछ याद कर लिया तो हम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित है कि हमारी यादों में कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी उसके प्रति। तो हम स्मृति को कंट्रोल्ड रखते हैं। इतना सा ही याद करो जिससे प्रेम बढ़ता रहे। हम सब कुछ भूल भी नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ भूल गए तो प्रेम ही नहीं होगा। तो जो बुरी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनको भूलते चले जाओ, अच्छी चीज़ों को याद करो, प्रेम बढ़ता रहेगा। तो प्रेम के यही दो पर होते हैं, प्रेम के यही दो पैर होते हैं। अगर प्रेम एक परिंदा है तो उसके पर स्मृति और विस्मृति हैं। याद करो भूलो, याद करो भूलो, यही करते करते पूरे प्रेम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। प्रेम अपनी आयु प्राप्त कर लेता है इसी से। जो किताब हमारी अधूरी चीज़ों का देवता, ये गद्य में लिखी है, बट अगर उसको पढ़ते हैं तो पूरी ऐसा लगता है कि कविता है पूरी, बिल्कुल कविता जैसी महसूस होती है। हर लाइन कविता जैसी लगती है, ऐसा लगता ही नहीं कि गद्य में लिखी गई है। तो ये खूबसूरती है इस किताब की। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा ये। और आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत है, मैंने फील किया उस चीज़ को। जी, छोटी सी मुलाकात बट मैंने फील किया उसमें। और आपने अपना एक चैप्टर है जिसमें आपने लतीफ़ों के बारे में भी लिखा है। लतीफ़ा, जो राजा की कहानी आपने लिखी, राजकुमार को प्रेम हो जाता है। वो आप सुनाना चाहेंगे उस लतीफ़े को? बहुत सुंदर लतीफ़ा है, आप लोग जरूर सुनिएगा। ये लतीफ़ा जो है वो दरअसल जीवन में अपना और पराया, इसके ऊपर है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपना तो मानना पड़ता है, मैथ्स में भी जैसे मानते हैं। तो एक राजा थे, सेठ थे, बड़ी मुरादों के बाद उनको एक संतान हुई, और जब वो बड़ी हो गई
तो एक दूसरे शहर के सेठ की बेटी के साथ उसको प्यार हो गया। अब वो घर में आके जिद करने लगा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। राजा यानी वो सेठ लगातार मना करता रहा, नहीं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, नहीं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। उसने जिद मचा ली, मैं तुम्हारा इकलौता तमाम मुरादों के बाद पैदा हुआ ऐसा बेटा हूं, क्या तुम मेरा ये सपना पूरा नहीं कर सकते पापा जी, पिताजी? तो पापा जी ने, पिताजी ने मना कर दिया। लड़का जिद करते हुए माँ के पास गया, बोला वो मना कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि वो तुम्हारी बहन लगती है। क्योंकि एक ज़माने में मेरा जो है उस पड़ोस के गांव में, उस पड़ोस के यहाँ थोड़ा प्रेम संबंध चल गया था, तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बहन लगती है। तो माँ ने सुना और बोला, ये बोला तुम्हारे पाप ने? बोला बिंदास शादी कर, कोई भाई नहीं लगता तू उसका, मेरा भी तो प्रेम संबंध था। मेरा भी एक प्रेम संबंध था। तो ये जो है आप जिंदगी भर जिसे अपना मान रहे हैं, सच में वो आपका अपना है या नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पता। तो अपना, जिसे आप अपना, सारी दुनिया के तमाम लड़ाई झगड़े जो है वो अपने पर होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भाई किसे पता कि ये तुम्हारा है? मेरा दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, अपना होना दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। यदि कोई आपको अपना बना ले रहा है तो बन जाओ अपना। अगर आप किसी को अपना बना लेना चाहते हो तो कोशिश करो, बन लो, लेकिन उसको क्लेम मत करो। उस पर दावा मत करो, जिंदगी दावों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, खूबसूरती से जीना चाहिए, खूबसूरती से वो ज़रूरी है। तो क्योंकि किताब का शीर्षक ही अधूरी चीज़ों का देवता है, और शुरुआत में आपने बताया कि हर चीज़ जो अधूरी होती है वो खूबसूरत होती है। तो इस अधूरेपन को, इस अधूरा जो वर्ड आपने यूज़ किया है, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, तो मुझे लगता है किताब सबको बहुत समझ में आ जाएगी। जैसे एक आपका ही लाइन है, प्रेम भी अधूरा होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रेम पूरा हो जाता तो मेरे जीवन का प्रेम तो 2007 में, 2006 में पूरा हो चुका होता। मेरे जीवन में प्रेम जब आया, जब मैंने प्रेम को समझना शुरू किया, तो मेरी उम्र 14 या 15 साल की थी। और जिस लड़की से मैंने प्रेम करने की बात समझी कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो मेरे साथ 5वीं क्लास से पढ़ रही थी। हम लोग बचपन के दोस्त थे, साथ खेलते थे, साथ झगड़ते थे, लेकिन बरसों तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे भीतर प्रेम है। 15-16 की उम्र में एहसास होना शुरू हुआ, और 17 की उम्र में ये हो गया कि हाँ, हम दोनों को प्रेम है। और हफ्ते 10 दिन के अंदर तो हमने अपने घर वालों को भी राज़ी कर लिया। बहुत सिंपल लव स्टोरी है। हमारी लव स्टोरी में शुरुआत में ये था कि भाई अगर घर वालों को राज़ी कर लोगे तो हमारी ज़िंदगी निष्कंटक हो जाएगी, क्योंकि कंटक जो होते हैं, कांटे जो होते हैं तो घर वाले होते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी को तुरंत ही निष्कंटक बना लिया था। लेकिन अगर प्रेम पूरा होता तो उसी दौर में पूरा हो जाता, उसी दौर में ख़त्म हो जाता। प्रेम दरअसल एक ऐसी यात्रा है जीवन की तरह, जिसे हमें ये नहीं पता होता कि अगले पड़ाव पे क्या आने वाला है। हम आपस में इतना प्रेम करते थे, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम एक दिन झगड़ेंगे। कुछ वर्ष बाद हम झगड़ पड़े, फिर हम इस तरह से झगड़े कि हमें लगा ही नहीं कि हम वापस दोबारा साथ हो पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद हम दोबारा साथ हो गए। तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, ये जो अधूरापन है, जो हमें लगातार किसी एक पड़ाव की तरफ लेकर के जाता है, वो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। वही अधूरापन है। जैसे इतने सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पेड़ सारे पूरे हैं, कोई नहीं कहेगा कि एक अधूरा पेड़ है। मतलब हम जैसे पागल लोग ही कहेंगे कि एक अधूरा पेड़ है, और अगर जनता के बीच जाकर के कह दें तो बोलेगा क्या पागल आदमी है, पेड़ को अधूरा कह रहा है। लेकिन अगर ये पेड़ पूरा है तो कल को इसमें नए पत्ते क्यों आएंगे, परसों इसमें नए पत्ते क्यों आएंगे, 2 साल बाद इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ चुकी होगी, यानी वो आज के मुकाबले 2 साल बाद ज़्यादा पूरा होगा, फिर उसके 2 साल बाद ज़्यादा पूरा होगा। यानी पूरेपन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो जो एक ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ है
कि पूर्ण से पूर्ण बनता है, पूर्ण में पूर्ण जुड़ता है और अंत में पूर्ण बन जाता है। तो यही तो अधूरेपन की आराधना है कि हर पूर्ण दरअसल इतना अपूर्ण होता है कि उसमें एक नया पूर्ण जुड़ सके। हमारे यहाँ गणित में कहते हैं ना, 4 एक पूर्णांक है, एक प्राइम नंबर है, 5 एक पूर्णांक है, 6 एक पूर्णांक है। तो ये सब के बाद भी एक नया पूर्णांक आ जाता है, यानी ये सब अपूर्णांक हैं। किसी भी पूरे के बाद जब एक नया पूरा आ जाए तो इसका मतलब कि पिछला पूरा जो था वो अधूरा था। अगर ग्रोथ हो रही है तो वो अधूरापन में ही होगा, वो अधूरेपन में ही ग्रोथ होगी। वो बहुत ये भी समझने वाली बात है, जो इसको समझ जाते हैं ये वो रिश्तों को बहुत खूबसूरती से निभा पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो में कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है पूरे समय, क्योंकि अधूरापन है तभी जुड़ता रहेगा कुछ ना कुछ। जिस चीज़ में जुड़ने की गुंजाइश हो वो चीज़ अधूरी है, और उस चीज़ को पूरे होने की तरफ यात्रा करनी है और उसको नई चीज़ों को अपने में जोड़ने के लिए इनवाइट करना है। वो हमेशा जुड़ने के लिए तैयार रहे। इसी तरह हमारा जीवन होता है, हमारे रिश्ते होते हैं, हम तमाम लोगों से जुड़ते हैं इसी तरह से। बहुत बहुत अच्छा बोला। कुछ ऐसी चीज़ जो आप इस किताब के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत दिल छूती है, कोई ऐसी बात जो आप यहाँ पर हैदराबाद में सबके सामने कहना चाहेंगे? मैंने इतनी देर से तो कह तो दिया है मेरे ख्याल से, पर आप तय फिर भी लेखक के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ये है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा लिखा, कैसा बोला, क्या आपसे बात की, अच्छा था, बुरा था, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने बोला आप लोगों से, जो मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ, तो वो उस प्रेम के कारण जो आप मुझे देते हैं, उस प्रेम के कारण जो मेरे भीतर है आपके प्रति, और उसी प्रेम को संकेत देते हुए 2 पंक्तियाँ हैं कि जो गीत, मेरे वाला नहीं जो गीत सिर्फ तुम्हारे लिए गाया गया, उसे सुर, राग, ताल की कसौटी पे मत कसना। जो गीत सिर्फ तुम्हारे लिए गाया गया, उसे सुर, राग, ताल की कसौटी पे मत कसना। प्रेम उसी गीत में कहीं होगा, क्योंकि बाकी तो कला है जो कि दुनिया में बहुत है। बाकी तो कला है जो कि दुनिया में बहुत है, प्रेम है जो कि दुर्लभ है, और मैं उसी के कारण यहाँ मौजूद हूँ। और आप सभी से ये गुजारिश करूँगा, जब मौका मिले इस किताब को पढ़ें और अपना प्रेम इसे दें। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? किसी को कुछ पूछना है गीत जी से यहाँ पर उनकी बुक को जानने के बाद? दीप्ति है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर हूँ, और बच्चों को सिखाती थी। कुछ नया अपना करना चाहती हूँ, बट डर लगता है अंदर से। जो मैं बनाऊँगी क्या वो इतना अच्छा बनेगा, वो डर की वजह से मैं कुछ क्रिएट करती हूँ, फिर उसको मिटा देती हूँ, काला पेंट करके फिर कुछ और रंग करने की कोशिश करती हूँ। तो आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने इतना सब अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि ये जो डर है जो हर आर्टिस्ट फील करता है, आप भी एक तरीके के आर्टिस्ट ही हो, आप राइटर हो, उस डर को आप अपने अंदर से कैसे ख़त्म कर सकते हो? क्योंकि आप भी अपना आर्ट जो है, अपनी जो बुक है, आप दिल से लिखते हो, उसमें आप अपना अस्तित्व डालते हो। एक आर्टिस्ट उसको क्या करे कि वो डर खत्म हो जाए और निडर होके अपना काम कर सके? जोश मलिहाबादी का एक शेर याद आता है आपकी बात से। बनाए जा मिटाए जा, बनाए जा मिटाए जा, मैं तेरा चिराग हूँ, जलाए जा बुझाए जा। तो आप खुद अपने चिराग हो। एक राइटर, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार खुद अपना चिराग होता है। बुद्ध से अंत में पूछा गया था कि आप जमाने को क्या संदेश, दुनिया को क्या संदेश देंगे, अंत में क्या कहेंगे? बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, खुद ही खुद को प्रकाशित करो। बिल्कुल यही तरीका है। ये डर जो होता है,
एक विज्ञापन की कैच लाइन है, डर के आगे जीत है। मुझे भी बहुत डर लगता था, मैंने भी वो विज्ञापन देखा, फिर अपनी डायरी में लिखा था डर के आगे गीत है। तो इस तरह की मस्ती। तो वो डर खत्म करने के लिए दरअसल खुद से बात करनी होगी। मेरी ना राइटिंग टेबल के पास मेरी हैंड राइटिंग में एक कागज़ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। इटली के बहुत बड़े पोएट थे दांते अलिगियरी, उनकी किताब है न्यू लाइफ। न्यू लाइफ का एक सोनेट है जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। वो 2 लाइनें ऐसी हैं कि मैं लिखने की इच्छा से भरा हुआ हूं, लेकिन लिखने की इच्छा से घबराया हुआ भी हूं। मेरी भी कुछ ऐसी हालत तो रहती है। वो जो घबराहट है, बस उसको पूरा करने के लिए, उसको पार करने के लिए कोशिश करनी है, बिना किसी से डरे, बिना किसी की उम्मीद किए। हम क्यों वो करते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं। हमें लगता है कि हमें पहली बार में श्रेष्ठ हो जाना है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। जब हम पहली बार चले थे तो परफेक्ट नहीं चले थे, हम घुटनों के बल चले थे और हम बार बार गिरे थे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन हम तिफल से शुरुआत, तिफल मतलब उस शिशु से, उस रेंगने वाले शिशु से शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, और हम पहली बार में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हम अच्छा तभी हो सकते हैं, हम तभी अच्छे हो सकते हैं जब हम खुद को बुरा बनने की छूट दें। हम अगर अपने ऊपर ये शर्त लगाएंगे कि हमारा बोला हुआ हर वाक्य श्रेष्ठतम वाक्य होना चाहिए, तो हम एक भी वाक्य नहीं बोल पाएंगे। हम खुद को ये लिबर्टी दें कि हाँ, मैं 1000 वाक्य बोलूँगा जिसमें से 999 बुरे होंगे, एक अच्छा निकलेगा। मैं उस एक अच्छे वाक्य का इंतज़ार करूँगा और उसके लिए कोशिश करूँगा। सिर्फ एक ही इसका तरीका है, कोशिश, कोशिश और बहुत सारी कोशिश। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। किसी के मन में कुछ इस तरह की चीज़ आ रही हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत तजुर्बा है आपके पास चीज़ों का। कोई भी लेखक होता है, कवि होता है, उसके मन में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं और उसको सवालों के जवाब भी खुद से ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है। हाँ। तो कई बार बहुत मदद हो जाती है दूसरों के मन में अगर इस तरह के कोई प्रश्न होते हैं। लेखक के जीवन में, एक्चुअली आर्टिस्ट के जीवन की सबसे बड़ी जो कहें कि कॉमेडी भी होती है, ट्रेजेडी भी होती है कि वो पूरी दुनिया से सवाल करता है लेकिन जवाब उसे खुद अपने आप से मिलता है। आपकी एक कविता मदर इंडिया भी पढ़ी है हाँ, मैंने, बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। जी। Geet ji, I'm going to ask in English because my bilkul. Hindi is notorious. I run a school, I'm an educator, and I have the heads of department from Hindi department are here today in the audience. And I wanted to ask you, one of the other mothers, the guest was saying that kids nowadays, they kind of have this fear of Hindi. You know, they're opting for other languages in international schools like Spanish or French. So, you know, this love or this, enthusiasm for Hindi in the youth today in India, any advice for educators, for those who are running schools and who are heads of Hindi departments, what would you like to say for them? इसमें किसी एक की जिम्मेदारी पूरी तरह से तय कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एजुकेटर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमेशा ही करते हैं। और हिंदी के टीचर्स जो हैं वो स्कूलों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ हिंदी का मामला वैसा भी है कि हिंदी के साथ 2 चीज़ें अगर बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ जाएं, एक हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं, एम्प्लॉयमेंट की चांसेस अगर खूब बढ़ें तो लोग अट्रैक्ट होंगे। दूसरे, हिंदी के साथ एक ब्रांड इमेज जुड़ जाए। हिंदी के साथ ब्रांड इमेज, हिंदी की ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई बरसों से जो चल रहा है समाज में, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, छोटा सा किस्सा फटाफट। मेरे बचपन का किस्सा है, मेरे एक नावल में आने जल्दी समझ में आते हैं। मेरे नावल में आने भी वाला है वो किस्सा। मेरे बचपन का, मैं अपने पिताजी के साथ अपने एक, मतलब मैं नहीं, कोई और, वो अपने पिताजी के साथ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया और वो रिश्तेदार जो हैं अपने 16 साल के बेटे को धमाधम पीट रहे थे।
कॉलर पकड़ के कूटे जा रहे हैं, मार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा पिताजी ने कि क्यों मार रहे हो इसको? तो उसने कहा ये नॉवल पढ़ रहा था। तो ये नॉवल पढ़ना कोई बुराई तो है नहीं, अब क्यों मार रहे हो? नॉवल पढ़ने पर क्यों किसी को पीट सकते हो आप? उसने बोला अरे हिंदी का नॉवल पढ़ रहा था। बताइए ये हिंदी पढ़ के क्या करेगा? ये पानी पूरी बेचेगा या कहीं जा कर के जेब काटेगा? ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1991-92 की। तो उस ज़माने में भी हिंदी को लेकर के आम मध्यवर्गीय परिवारों में ये धारणा फैल चुकी थी, क्योंकि वो खुद परिवार जो है हिंदी से बिलोंग करते थे, हिंदी से जुड़े हुए थे। वो अपने जीवन में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाए, तो उन्हें लगा कि अंग्रेज़ी वाले सफल हो जाते हैं, हिंदी वाले सफल नहीं हो जाते हैं, मेरे बेटा हिंदी क्यों पढ़ रहा है, फिर इसे अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसने कहा आप एक चालू अंग्रेज़ी नावल पढ़ लो, उससे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। ये माहौल लगातार चलते आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बस सिर्फ और सिर्फ हिंदी को हमें अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को ये बताना होगा कि हिंदी जो है वो शर्म की चीज़ नहीं है। हिंदी में भी तमाम दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और भाषाओं से नफरत न करें, क्योंकि दुनिया की तमाम भाषाएं जो हैं वो उतनी ही सम्माननीय हैं। हिंदी से भी वही चीज़ पाई जा सकती है, अंग्रेज़ी से भी वही चीज़ पाई जा सकती है, स्पेनिश जर्मन से भी वही चीज़ पाई जा सकती है। तो आप हिंदी को कमतर न आंकें, सिर्फ ये हमें उन्हें समझाना होगा। और ये समझाने के तरीके बहुत सब्जेक्टिव होंगे। इसको अलग तरीके से समझेगा, इसको अलग तरीके से समझेगा। शायद मैं इतना ही जानता हूँ इसके बारे में। नहीं, बहुत अच्छा बताया। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद यहाँ आपके साथ में हूँ। अगर हिंदी अच्छी नहीं होती तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया जाता। हिंदी की वजह से आज यहाँ आपके साथ में इतनी सारी चीज़ हम लोग समझ पाए, इतनी सारी हमने चर्चाएं की, परिचर्चाएं भी की, बहुत सारी चीज़ें की जी। तो और कोई प्रश्न यहाँ पर कोई पूछना चाहता है? थैंक यू। Once again, sorry, this is a Hindi program, but I'm going to give the vote of thanks in English. Thank you so much. That was an amazing session. It was filled of stimulating conversation about Geet's life and work, and Unnati, you did an amazing job. Yeah, I can't imagine anybody else doing such a great job. So I, Anjum Babu Khan, Asas woman of Hyderabad, take this opportunity to express our gratitude on behalf of Prabha Ketan Foundation to Mr. Geet Chaturdevi and Miss Unnati Singh on behalf of the Prabha Ketan Foundation. I also express my sincere gratitude to our patron, Sri Cement Limited, and our associate, ITC Kohinoor Hyderabad, and our wonderful audience who has made this Kalam session of Hyderabad so interesting and engaging, and we thank you for your presence here. I now request Dr. Pushpa Bansal, who is famous for her writing herself, a famous academician, gold medalist, PhD, professor of Hindi and head of department, to felicitate our author, Mr. Geet, with a Madhubani shawl. Can I have, please, someone? Yes. And we can have our other SAS women, please come up for a photograph. So with this, we'd like to say thank you so much for coming. Good evening. And before you leave, we request you to kindly get a copy of the author's book, and we can have him autograph it for you. Thank you so much. आपका सम्मान करूं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मेरा अपना सम्मान है कि आपने मुझे इस काम के योग्य समझा। अगर आज के सेशन के बारे में दो शब्द कहना चाहूँ तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब से सोच रही थी कि प्रश्न ज़्यादा सुंदर थे या उत्तर ज़्यादा सुंदर थे। अगर प्रश्नों में इतना दम ना होता तो आपके उत्तर भी इतने दम हम नहीं रख सकते थे। तो दोनों ने मिलकर के संध्या को बहुत सुंदर बना दिया। आपकी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने जो नृत्य पिता की नृत्य की बात कही, उसमें जो एक छोटा सा वाक्य आया कि अगर वहाँ नहीं रह सकते तो वापस आ जाए।
हाउ कैन इट बी पॉसिबल। ये पंक्ति तो मन को छू गई है, मैं बहुत सोच रही थी। हालांकि आपने बताया कि मेरे पत्तों में आ जाना वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने से बहुत समझते हैं ऐसे संघर्ष कल्पना करना ये बहुत सुंदर किस्म की भावना है। और मैं समझती हूँ कि इससे एक हमारे मन में भय समाया हुआ है। भय भी नहीं, बल्कि हमें लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, जो गलत ही होगा, ठीक नहीं होगा, उस पर भी काफ़ी लगता है। हमें लगता है कि मृत्यु इतनी खराब चीज़ नहीं है, आने तो सबको इतनी खराब चीज़ नहीं है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और क्योंकि अधूरेपन की बात मन में बहुत देर तक गूंजती रहेगी और हम सोचते रहेंगे अधूरे तो हम हैं, हम तो अधूरे में तो क्वार्टर हैं। तो लेकिन उससे जब भी आपने बात अधूरे कहा तो मुझे मोहन के स्टार्ट करते हुए याद आ गया, शायद उन्होंने ही नाथ अधूरे शब्द को हिंदी में रखा था। और आपके इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, मैं सबको कहूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आयोजकों की कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आज की कविता का सम्मान कर सकूँ। शिक्षण से जुड़ी हुई है। तो जब माननीय लेखक जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने अधूरेपन से शुरू किया था और मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आई, आधा है चंद्रमा रात आती, रह न जाए तेरी मेरी बात आती। तो अधूरापन जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखता ही है। दूसरे उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि मैं इतना आलसी हूँ कि मैंने कई उपन्यास आधे आधे छोड़े हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि हर बुरी चीज का एक फर्स्ट हाफ होता है, एक सेकंड हाफ होता है। तो उन्होंने फर्स्ट हाफ अगर कर लिया हो तो अधूरेपन के प्यार के कारण वो सेकंड हाफ लिख दे तो उनकी अधूरी रचनाएं भी पूरी हो जाएगी। और इसी तरह से मुझे उनकी वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि समुद्र अपनी गई हुई लहरें जब लौट कर आती है तो उन्हें स्वीकार कर लेता है। तो समुद्र से अधिक क्षमा की भावना किसी में नहीं होती, ये भावना मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि पेड़ भी अधूरे हैं तो उस दृष्टि से आप प्रकृति में जहाँ भी दृष्टि डाली है आपको हर चीज में अधूरापन लगेगा। नदियाँ भी गर्मियों में सूख जाती हैं और बरसात में फिर से भर जाती हैं। पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ भी जमती है और फिर पिघलती है, तो वहाँ पर भी पूर्णता नहीं है, अधूरापन है। और सोचते सोचते मेरा ध्यान केदारनाथ की शिवलिंग तक भी चला गया कि हर वर्ष शिवलिंग बनता है और फिर बाद में पिघलता है और अगले वर्ष फिर बनता है अमरनाथ। तो इस तरह अधूरापन हमारे जीवन के हर जगह है, हर कोने में है, लेकिन वो एक पूर्णता की शुरुआत का इशारा करता है। तो हमको कभी भी अपने अधूरेपन से निराश नहीं होना है, क्योंकि वही हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा।